खबर के साथ सिरोही से बड़ी जानकारी आपको दे दे। माउंट आबू आयुक्त एपीओ सीएम भजनलाल के सिरोही दौरे के बाद यह एक्शन हुआ है। टोल नाके से अवैध वसूली, फर्जी पट्टे को लेकर के शिकायत थी। एनओसी टेंडर में घोटाले को लेकर के लोगों ने शिकायत की और एपीओ के बाद नगर पालिका कार्मिकों की भी संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है। एसडीएम की जांच से पहले ही नगर पालिका कार्मिकों में खलबली मची हुई है। फर्जी एनओसी वापस लेने के लिए अब लोगों के घर के चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्व के नाम पर करोड़ों का घोटाला उजागर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, माउंट आबू में आयुक्त एपीओ और ये कहा जा रहा है सीएम भजनलाल के दौरे के बाद से ये बड़ा एक्शन हुआ है, फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि माउंट आबू नगर पालिका सबसे धनी नगर पालिका के श्रेणी में आती है। यहाँ पर देखा जाए तो टेंडर प्रक्रिया में घोटाला, एसडीएम वहां पर देखा जाए तो माउंट आबू आयुक्त के द्वारा फर्जी एनओसी, फर्जी पट्टा वितरण को लेकर जो है लोगों ने सीएम के दौरे पर जो है सीएम साहब से जो है इसकी शिकायत की थी, जिसके तुरंत बाद ही जो है आयुक्त को वहां से हटा दिया गया था और इसकी जांच जो है माउंट आबू एसडीएम को सौंपी है। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसकी जांच टीम गठित होने के बाद ही माउंट आबू के नगर पालिका के कार्मिक में खलबली मची हुई है। लगातार एनओसी जिस पर दी हुई थी उनके घरों के चक्कर काटे जा रहे हैं। एनओसी वापस लेने की जो है जिद्दोजहद चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये करोड़ों का जो घोटाला हुआ है इसको उजागर होने का जो है डर अब कार्मिकों को सता रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भजनलाल के एक्शन के बाद में पूरी तरह से प्रशासन हरकत में आ चुका है और 15 दिन की जांच रिपोर्ट जो है खुद इसमें जो है सीएम करेंगे। देखने वाली बात यह है कि ये आयुक्त जो है कांग्रेसी नेताओं की सरकार में जो यहाँ पर लगा हुआ था और जिसकी कई बार जो शिकायत भी की थी और उसके बावजूद भी यानी कि यहाँ पर जस का तस था। ये आयुक्त जो है पहले भी 2 बार जो है एपीओ हो चुका है जी, और इसकी जांच भी जो है अभी बड़ी ही यानी कि जनता से की जा रही है और इसकी 15 दिन के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट जो है सीएम हाउस में सौंपने को कहा गया है। जी बिल्कुल प्रतीक, कई बार शिकायतें भी की गई थी और नगर पालिका में भी अब खलबली मच चुकी है। फिलहाल अभी कोई नाम सामने आ पाया हो और क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर 3 शाखाएं हैं। अभी 3 शाखाओं की जांच अभी जो कर रहे हैं, संस्थापन शाखा, भूमि शाखा, और लगातार अभी लेकिन कार्मिकों के नाम सामने नहीं आए, लेकिन इनमें कई जो है नगर पालिका के कार्मिक जो है उनकी संदिग्ध भूमिका जो है मानी जा रही है। हालांकि पूरा मामला जो है जांच के बाद ही उजागर होगा, लेकिन लगातार जो है अब इन फर्जी डॉक्यूमेंट को रिकवर करने के लिए जो है कई कार्मिक जो है लोगों के चक्कर काट रहे हैं और जिसके जो है कौतूहल का विषय जो है ये बना हुआ है। प्रतीक, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अलवर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको पर बीजेपी आज कई आयोजन करने वाली है। धानाक्या में स्मृति समारोह समिति की ओर से ये आयोजन हो गया और साथ ही साथ व्याख्यान, गोष्ठी और कैंप का भी आयोजन होगा। जीवन दर्शन की प्रासंगिकता पर भी व्याख्यान होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मुख्य अतिथि होंगे और दोपहर 3 बजे सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। संघ राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम मुख्य वक्ता होंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। आपको बता दें कि बीजेपी कई जगह पर आयोजन भी करने वाली है। धानाक्या में स्मृति समारोह समिति की ओर से ये आयोजन होगा। गोष्ठी और कैंप का आयोजन होना है। तो जीवन दर्शन की प्रासंगिकता पर व्याख्यान होना है और इसमें देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। तो धानाक्या में बीजेपी का आयोजन होना है। आपको बता दें स्मृति समारोह समिति की ओर से ये आयोजन होगा और इसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे पहुंचने का कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का बताया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि है और धानाक्या में स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजन होगा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो 56वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी कई आयोजन आज करने वाली है। धानाक्या में स्मृति समारोह समिति की ओर से ये आयोजन। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है और ये भी कहा जाए दोपहर 3 बजे सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय जो है वो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और जो बीजेपी का जो विचार है उसको आगे ले जाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और उन्होंने एकात्म मानवतावाद का जो संदेश दिया था उसी के इर्द गिर्द आज बीजेपी की सोच, बीजेपी का विचार
और अंत्योदय की जो भावना है बीजेपी की वो परिलक्षित होती है। और उसी जो सोच थी दीनदयाल उपाध्याय की, उन्हीं के विचारों को पार्टी ने आत्मसात किया है। और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे अमित शाह हो, उनका कोई भी संबोधन होता है पार्टी कार्यक्रमों में तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की झलक मिलती है। तो जब भी उनकी पुण्यतिथि आती है या जब भी जयंती होती है तो व्याख्यान मालाओं का पूरे देश भर में आयोजन होता है। और आज इसी कड़ी में धानक्या गांव, जहां पर उनकी जन्मस्थली बताई जाती है, जो कि जयपुर के बिल्कुल पास में है, वहां पर कार्यक्रम आयोजित होगा। और वहां पर मुख्य वक्ता के तौर पर राजस्थान के जो संघ के जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं निम्बाराम, उनका संबोधन होगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो एक बड़ा पैनोरमा वहां पर बनाया गया था पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की ओर से। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज वहां पर आ चुके हैं, जन्मस्थली के दर्शन कर चुके हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जो चीजें हैं उनको वहां पर दर्शाया गया है, काफी दिखाया गया महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम, खुद सीएम भी इसमें शामिल होंगे। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अपना पक्ष रख सकते हैं। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कल कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था। अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की गई थी। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी बातें रख सकते हैं। कल कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था और उसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अनुशासनहीनता के आरोप में ये कार्रवाई की गई। तो यूआर साहू बने राजस्थान के स्थायी डीजीपी। आपको बता दें कि कार्यवाहक डीजीपी का अभी तक कामकाज संभाल रहे थे। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। अगले 2 साल के लिए यूआर साहू की नियुक्ति हुई है। तो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 29 दिसंबर को कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए थे और करीब 44 दिन बाद स्थायी डीजीपी बनाए गए हैं। यूआर साहू दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। तो शिक्षा से ही बदलाव की इबारत लिखी जाती है, विकास के आयाम तय किए जाते हैं। तभी शिक्षा मंत्री प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की दशा दिशा बदलने के प्रयास में जुटे हुए हैं। शनिवार को भरतपुर पहुंचे दिलावर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री पुराना ढर्रा बदलने के लिए बेताब है। इसी कड़ी में उन शिक्षकों की सूची मांगी जा रही है जिन पर कांग्रेस सरकार में खासी मेहरबानी रही। एक्शन में मंत्री मदन दिलावर, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, लाभ लेने वालों की सूची हो तैयार। मदन दिलावर शिक्षा विभाग से कांग्रेस राज में चांदी कूटने वालों की लिस्ट मांग रहे हैं। जहां एक पद पर 1 से अधिक अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन स्कूलों में 5 से कम उर्दू के छात्र हैं, उर्दू अध्यापक का पद खाली है। पिछले 5 साल में कितने अधिकारी कर्मचारी एपीओ रहे, पद स्थापित स्थान पर किसके आदेश से काम करते रहे। दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर लगे अफसरों कर्मचारियों की सूचना, कितनों को 1 से अधिक पदों का कब कब कार्यभार दिया गया, 2 बार से अधिक तबादला झेलने वालों की सूची, रिटायरमेंट के बाद दोबारा रखे गए अफसरों कर्मचारियों का ब्यौरा। मदन दिलावर लापरवाहों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, आदत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार रहिए। शनिवार को मदन दिलावर भरतपुर दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने संभाग स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों और कर्मचारियों को पुराना ढर्रा छोड़कर नए सिरे से काम में जुट जाने का निर्देश दिया। अपना कार्यालय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं छोड़े। कार्यालय आप अपने जो भी सक्षम अधिकारी हो उसके बिना अनुमति के न छोड़े। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पढ़कर स्कूल आने का आदेश दिया। शिक्षकों को पढ़कर आना चाहिए।
बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिलावर ने कहा कि प्रदेश के मदरसे भी आम शिक्षा के मंदिर की तरह ही हैं। इसलिए हमारी प्लानिंग है कि मदरसों का संचालन भी आम विद्यालयों की तरह ही हो। हमारी प्लानिंग तो ये है कि मदरसे भी एक शिक्षालय है या शिक्षा के मंदिर हैं, उनको भी आम शिक्षा मंदिर की तरह चलाना चाहिए, आम विद्यालय की तरह उनको चलाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंत्री ने कहा कि यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और पूरे देश में लागू होगा। राजस्थान में भी तैयारी की जा रही है। ये तो पूरे देशवासियों की मांग है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम इस भारत माता के बेटे सब, पूजा पद्धति हमारी कोई भी होगी तो जो भारत माता के बेटे हैं तो फिर भारत माता के बेटे आपस में भेदभाव एक दूसरे से कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग पहचान कैसे बना सकते हैं। हमको एक साथ रहना है तो फिर एक ही कानून से आगे जाएंगे। मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों की जमीनों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाएगा। बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों की जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा और संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस के साथ मॉनिटरिंग कर इन पूरे मामलों की जांच कराएं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो कंटेनर पकड़ा गया है। बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी ने इस ट्रक को पकड़ा है और कंटेनर से 150 कार्टन अवैध शराब जब्त कर लिए गए हैं। गद्दों की आड़ में तस्करी कर गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी। हरियाणा निवासी चालक को गिरफ्तार किया गया है और करीब 10 लाख की ये जो शराब है वो बताई जा रही है। तो कंटेनर से 150 कार्टन अवैध शराब जब्त किए गए हैं। शराब से भरा कंटेनर पकड़ लिया गया है। तस्करी कर गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी। डूंगरपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर शराब से भरा कंटेनर पकड़ लिया गया और हरियाणा निवासी चालक को गिरफ्तार किया गया, जिससे अब पूछताछ की जा रही है और करीब 10 लाख जो शराब जब्त की गई है उसकी कीमत बताई जा रही है। तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आज फाइनल। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला होगा। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी स्टेडियम में टक्कर होनी है। दोपहर 1:30 बजे से यह फाइनल मैच खेला जाएगा। राजस्थान के उदय सहारण इतिहास रचने को बेताब है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं भारतीय कप्तान। प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय टीम के लिए प्रार्थना की जा रही है और 5 बार की अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता है भारतीय टीम। तो आईसीसी अंडर 19 देखिए, इसको लेकर के आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें देखा जा रहा है कि अब प्रार्थना का दौर भी शुरू हो चुका है। दोपहर 1:30 बजे से ये फाइनल मैच खेला जाएगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मैच और अब जो तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है उसमें देखिए लोगों में अब उत्साह बढ़ता जा रहा है और इंतजार है कि कब ये मैच शुरू हो। सबसे पहले तो मैं भारतीय टीम और पूरे भारत को सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंचने की बधाई देना चाहूँगा। कल मेरी बेटे से बात हुई थी तो मैंने पूछा, बेटा कैसा माहौल है? तो कहता, पापा हमारा कोचिंग स्टाफ, हमारे बच्चे और जो है हम बहुत उत्साहित हैं और बस कब जीत के आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली बच्चों ने जो मेहनत की है और इस टीम को फाइनल में पहुंचाया है तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने पूरे उन सभी टीम के सभी बच्चों को दिल से उन्हें बधाई दे रही हूँ और आगे मतलब मैं ये दुआ करती हूँ कि वो वर्ल्ड कप जीत के आए। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत फ़क्र है अपने भाई पे कि वो जहाँ से उसने शुरू किया और आज जहाँ पे वो पहुंचा हुआ है, बहुत ही गर्व की बात है। हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे सारे इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसी भी एक बच्चे को मैं क्रेडिट नहीं दूंगी इस चीज़ का, भले ही उदय मेरा भाई है लेकिन सौम्य पांडे, आदर्श सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मुशीर खान, सचिन दास,
मुरुगन अभिषेक, उसकी फील्डिंग अमेजिंग। एवरीबडी इज डूइंग व्हाट दे कैन। ये लोग देश के लिए खेल रहे हैं। अभी पर्सनल अचीवमेंट्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। एंड मैं चाहूँगी कि हम प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम सेमीफाइनल्स में भी बहुत घबरा गए थे जब 4 विकेट्स गिर गई थी। एंड वी आर प्रेइंग कि ये लोग वर्ल्ड कप जीत के आए। नहीं, जिस प्रकार वो खेल रहे हैं हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे और विश्व कप जीतने की पूरी संभावना है। थैंक यू। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्रिप्टो करेंसी से डबल मायाजाल, 1 मिनट में ही हो जाएंगे पूरे कंगाल। एक दिन में 2 से 3 करोड़ की ठगी। कोई भी स्कीम जो आपको एक प्रैक्टिकल लेवल से ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस कर रही है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत है और ऐसी स्कीम्स पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। साइबर ठग की साजिश डिकोड। जी हां, वो रुपए देने की बात कहकर जाल बिछाएंगे, डबल होने की बात कहकर कुछ रुपए लगवाएंगे, डबल करके आपको फिर कुछ रुपए देंगे। लेकिन झांसे में मत आना, क्योंकि साइबर क्राइम के ठगों ने ऐसा ही नया फॉर्मूला निकाला है और एक ही दिन में करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। दौसा पुलिस ने ऐसे ही साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशों से बैठकर देश के कई हिस्सों में रुपए डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिरों को गिरफ्तार किया है। लोगों का पैसा डबल करने का प्रलोभन देकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 6 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 मुंबई के और 3 जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने दिसंबर में दुब्बी निवासी संजय पीलवाल को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर उसके साथ करीब 27 लाख रुपए की ठगी की थी। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो विदेशों से जुड़े हुए ये मामला पाया गया। इसके बाद पुलिस ने आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर अनुसंधान किया तो आरोपियों का राजस्थान, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली के साथ साथ दुबई, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में कनेक्शन पाया गया। ये टेलीग्राम जो एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर इन्होंने ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप पे ये लोगों को जुड़वाते हैं और उसके बाद उनको प्रलोभन देते हैं कि अगर एक वेबसाइट इन्होंने बना रखी थी, उस वेबसाइट पे लोगों को भेजते हैं कि ये वेबसाइट है, इस पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं, आप इनमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको 2 गुना रिटर्न, 3 गुना रिटर्न, बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। और उसमें ये पहले आपसे छोटे अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में करवाते हैं जो ठगी करते हैं, और वो छोटे अमाउंट के बाद ये रिटर्न में आपको उसको बढ़ा के देते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ट्रांजैक्शन में केवल 10,000 रुपये परिवादी ने लगाया और उसको 20,000 रुपये वापस मिले 2 दिन 4 दिन के बाद, जिससे कि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और वो ट्रस्ट डेवलप होने के बाद फिर ये परिवादी से कहते हैं कि आप और पैसे लगाइए, आपको और रिटर्न मिलेंगे, और पैसे लगाइए और रिटर्न मिलेंगे। और इस प्रकार से एक दलदल के अंदर जो आदमी होता है वो फंसता चला जाता है। सबसे पहले आरोपी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते हैं और उसके बाद फर्जी ट्रेडिंग कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ग्रुप में पैसा डबल करवाने का लोगों को झांसा देते हैं। शुरुआत में कम पैसा लेते थे और उन्हें वापस भी देते थे ताकि पीड़ित को विश्वास हो जाए कि उसके साथ ठगी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही अधिक रुपए लोगों से लगवा लिए जाते हैं, फिर आरोपी फोन ऑफ कर देते हैं। ये साइबर ठग एक ही दिन में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की ठगी करते थे। आरोपियों ने 19 फर्जी फर्म के बैंक खातों से पीड़ित के करीब 27 लाख रुपए ठगे थे और जब पुलिस ने इन बैंक खातों को खंगाला तो करीब 58 करोड़ रुपए का इन बैंक खातों में राशि का लेन देन मिला है। जो बैंक अकाउंट है जिसमें ये पैसे ट्रांसफर करवाते हैं, वो कंपनी के नाम से ही इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवा रखे होते हैं और वो जो कंपनीज हैं उनको भी ये रजिस्टर करवाते हैं एक फेक ऑफिस बना के और वहाँ पर लोगों को बिठा के और इस तरीके से दिखा के कि ये एक्चुअली एक ऑफिस है। साइबर ठगी की राशि का क्रिप्टो करेंसी या फिर हवाला के माध्यम से लेन देन किया करते थे। दौसा पुलिस ने मुंबई में दबिश देकर 3 आरोपियों के कब्जे से भारी संख्या में चेकबुक, खाली चेक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, फर्जी प्रोप्राइटर, फर्म की सील, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पोस्ट मशीन, पैन कार्ड,
हार्ड डिस्क, आधार कार्ड समेत कई सामान बरामद किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के सैकड़ों की संख्या में फर्जी खातों की जानकारी हासिल की है और इन खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। ये जो टेलीग्राम ग्रुप जो ऑपरेट करते हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक्चुअली विदेश में हैं और लेकिन इन्होंने इंडिया के अंदर अपने जो पाँव हैं वो काफ़ी फैला रखे हैं। जैसे कि जयपुर में इन्होंने उन लोगों को हायर कर रखा है जो सिम और बैंक अकाउंट उन सब की व्यवस्था करके देते हैं, और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराना आसान काम है क्योंकि वहाँ रोज़ लाखों कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं, वैसी जगहों पर इन्होंने कंपनीज़ के का जो अपना सेटअप है वो खोल रखा है। तो हमेशा गंभीर रहने वाले यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा शनिवार रात्रि विश्राम के दौरान फाल्गुनी मस्ती में रंगे हुए नजर आए। फतेहपुर इलाके के रोसावा गांव में भाजपा की गांव चलो अभियान के तहत झावर सिंह खर्रा ने रात्रि विश्राम किया। यहां पर भाजपा नेता श्रवण चौधरी की ओर से फागोत्सव आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री ने जम करके चंग बजाया और धमाल गाए। शेखावटी के प्रसिद्ध चंग धमाल का मंत्री ने जम करके लुत्फ उठाया और लोगों के बीच नाचे भी। भाजपा नेता श्रवण चौधरी ने इस दौरान तेजाजी का धमाल गाया और जिस पर लोग जम करके झूमते हुए नजर आए। तो भारत में अनेक परंपराएं हैं और यहां पर अनेक मेले आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं मेलों में एक प्रसिद्ध है दौसा का बसंत पंचमी का मेला। बसंत पंचमी के अवसर पर लगने वाले इस लखी मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे हैं। दौसा का बसंत पंचमी का मेला अपना अलग महत्व रखता है, जिसमें शामिल होने के लिए यहां हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। चांदी के रथ में सवार भगवान रघुनाथ और भगवान नरसिंह के बारादरी मैदान में पहुंचने के साथ ही मेले का आगाज हो गया। जैसे ही भगवान रघुनाथ और भगवान नरसिंह के रथ बारादरी मैदान के लिए निकलने शुरू हुए, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हर तरफ भगवान के जय घोष गूंजने लगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ के साथ चलने लगे। भगवान की सवारी शहर के प्रमुख बाजारों में होती हुई मेला मैदान पहुंची। रथ जहां जहां से गुजरे वहां वहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथों का स्वागत किया। इस बीच लोगों ने जगह जगह भगवान की आरती उतार करके दर्शन लाभ प्राप्त किया। ये बहुत वर्षों से पुरानी परंपरा, हमारे रघुनाथ जी मंदिर को मेला मैदान में ले जाया जाता है ब्राह्मण के लिए, और वहाँ मेला भरता है। और इस ले जाने से पहले हम इसकी पूजा अर्चना की जाती है मंदिर में, और सब वृद्धजन सब पूजा मंदिर मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। ये बहुत पुरानी दौसा की परंपरा है। बसंत पंचमी के मेले पर रघुनाथ जी महाराज की सवारी बसंत पंचमी बारादरी मेला ग्राउंड में जाती है और बहुत पुरानी परंपरा है। पिछले 1150 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन आज भी पूरी श्रद्धा से किया जा रहा है। मेला स्थल पर अब बारादरी में रघुनाथ जी और नरसिंह जी का वसंत विहार 15 फरवरी तक रहेगा और छठ की शाम को वापस मंदिर में शोभा यात्रा के रूप में ले जाएगा। 16 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर भगवान सूर्य का रथ पहुंचेगा। इस बीच वसंत पंचमी मेला भी परवान पर रहेगा। 7 दिन ये भगवान राम जी अपने प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा के बीच में जाते हैं और बसंत तक सप्तमी तक भगवान सूर्य के साथ में उनका समापन होता है। ये 7 दिन का पर्व अपने आप में ऐतिहासिक रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है। परंपरा के अनुसार यह मेला 7 दिनों तक चलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए यह मेला करीब 1 माह तक संचालित किया जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो हाईकोर्ट के स्थापना दिवस के अवसर पर इस वर्ष प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज प्लेटिनम जुबली समारोह पर वॉकथ्रोन का आयोजन किया। आपको बता दें कि जयपुर हाईकोर्ट पीठ द्वारा आयोजित वॉकथ्रोन में हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस पंकज भंडारी, हाईकोर्ट जस्टिस अनिल उपमन, जस्टिस उमाशंकर व्यास, जस्टिस प्रवीर भटनागर, जस्टिस अनूप ढुड और साथ ही साथ जस्टिस कन्नी मीना सहित जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों ने शिरकत की। कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ हाईकोर्ट के जजेस और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता इसमें शामिल हो रहे हैं।
किस तरीके से पूरी सुबह ऊर्जावान है यहाँ पर। जिस तरीके से कोर्ट के कामकाज में बिजी होते हैं, उसके बाद तमाम न्यायिक अधिकारीगण के साथ साथ अधिवक्ता इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। हम बात करते हैं किस तरीके से एक सकारात्मक माहौल प्लेटिनम जुबली समारोह पर आयोजित किया जा रहा है। सर, किस तरीके से आप पूरा ये आयोजन कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये राजस्थान उच्च न्यायालय ने 75 साल जनता की सेवा में, जनता को न्याय दिलाने में व्यतीत किए हैं। उस उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि सभी अधिकारी, सभी अधिवक्ता मिलकर हमारे एक त्वरित न्याय का हमारी मंशा है। और ये प्लैटिनम जुबली होने के कारण हम इस साल ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हमने हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उससे ज़्यादा डिस्पोजल किया। ये सब लोग इसमें वकील, हमारे जजेस, रिटायर्ड जजेस, हमारा स्टाफ और सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबके परिवार वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परिवार वालों का उतना ही बड़ा रोल होता है क्योंकि हम पूरे दिन अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, पीछे से घर का देखना, संभालना। इसलिए सभी जनों का हम सबका शुक्रिया करते हैं जो यहाँ पर आए हैं। तमाम न्यायिक अधिकारीगण प्लेटिनम जुबली समारोह पर नई ऊर्जा, नए जोश के साथ साथ अपने कामकाज में जुटे हैं। लोगों को किस तरीके से त्वरित न्याय मिले, तकनीकी जो बदलाव हुए हैं उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो अजमेर के नसीराबाद में 2 युवकों ने महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि सेना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को फ्रामजी चौक स्थित लाल दिग्गी के निकट 2 युवकों ने सम्मोहित करके गले में पहनी हुई सोने की चैन और आवश्यक दस्तावेज सहित बैग लेकर के फरार हो गए। जालसाज युवकों की कारस्तानी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महिला निशा नाम की, जिसका पति आर्मी में सर्विस करता है, वो किसी काम से कस्बे में आई थी। उसको बाजार में 2 व्यक्ति मिले जिसको बहला फुसला कर उसकी सोने की चेन गले से उतरवा कर पर्स में रखवा कर कुछ चीज ऐसी बताई जिससे वो महिला की सोच समझ नहीं हो पाई और वो पर्स उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि 10 कदम चलो, आपको भगवती के दर्शन होंगे। वो 10 कदम आगे चलते ही दोनों व्यक्ति उसका पर्स जिसमें चेन व दस्तावेज थे वो लेकर फरार हो गए। तो प्रदेश की नई सरकार ने गठन के वक्त ही साफ कर दिया था कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। अब उसका असर भी दिखने लगा है। मेडिकल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते अधिकारी। एसीएस शुभ्रा सिंह पहुंची महिला अस्पताल। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त पहुंचे जेके लोन अस्पताल। अस्पतालों में मरीजों के लिए कैसी सुविधाएं हैं और परिसर में कैसी साफ सफाई है, इसका जायजा लेने के निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से मेडिकल अधिकारियों को दिए गए थे, जिसका असर राजधानी जयपुर के साथ साथ दूसरे जिलों में भी दिखाई दिया। जयपुर में 3 अस्पतालों में मेडिकल अफसरों ने अलग अलग अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, तो वहीं राजसमंद जिले में विधायक दीप्ति माहेश्वरी कमला नेहरू सिटी अस्पताल पहुंची। धौलपुर में डीएम श्रीनिधि ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया, तो वहीं एसडीएम ब्रिजेश गुप्ता डीएम के निर्देश पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम और मुख्य सचिव के दौरों के बाद अब उच्चाधिकारी भी अपने अपने विभागों में दौरा कर व्यवस्थाओं को देखने में जुटे हैं। इसी कड़ी में हेल्थ डिपार्टमेंट की एसीएस शुभ्रा सिंह जयपुर के महिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी, वार्डों में मरीजों से फीडबैक लिया, जबकि उनके निर्देश पर जेके लोन हॉस्पिटल जयपुरिया हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी अधिकारियों के जरिए किया गया। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी औचक निरीक्षण करने कमला नेहरू अस्पताल पहुंची। मरीजों से मिली,
अस्पताल को लेकर फीडबैक भी लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने चिकित्सा प्रभारी और डॉक्टर को सीधे शब्दों में टाइम से अस्पताल आने और घर पर बुलाकर इलाज न करने की हिदायत दी। को ये गाइडलाइंस मिल गई कि मेरे घर पर आकर मुझसे मिलना है, मेरे घर पर आकर मेरे से बात करना, तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल सिनेरियो। एब्सोल्युटली, मतलब और ये मेरे पास शिकायत है, मैं बस क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, आई डोंट वांट कि यहाँ से भी डॉक्टर्स जाएं, इसलिए मैं आपको लिखित शिकायत नहीं करूँ। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने अस्पताल प्रशासन को आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए बड़े-बड़े अक्षरों में हेल्पलाइन नंबर का बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इस तरीके से डॉक्टर्स अपने घरों पर बुलाकर और पेशेंट्स को, स्पेशली गर्भवती महिलाएं जो ऑड आवर्स पर आती हैं, तो उनको यहाँ पर आकर ट्रीट नहीं कर और अपने क्लिनिक्स पर बुलाना, आई थिंक वो सबसे ज्यादा गलत है। तो उसको कैसे स्टॉप करी जाए, उस पर आज यहाँ पर जरूर आप देखेंगे आरके हॉस्पिटल में कि पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में वो चीजें बंद हुई है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं तो बहुत बिगड़ी हुई थी, चरमाई हुई थी, पर ये व्यवस्थाएं निचले स्तर से नहीं, ऊपर के स्तर से ही गड़बड़। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। निरीक्षण किया।